नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है? अगर हम ध्यान से और समझकर इतिहास पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी रहस्यमयी बातों के बारे में पता चलता है। आज हम इतिहास का दूसरा अध्याय भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। पहले बच्चों जान लेते हैं कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के साथ प्रेम। हम जो भी करें अपने देश के हित में करें। अगर हम ऐसी भावना रखें तो ये भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब और कैसे हुआ। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ था। वहां पर एक के बाद एक कई राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। लोगों की सोच बदलने लगी। वे समझने लगे कि वे कौन हैं, उनकी पहचान क्या है। उनमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लगा और देश से जुड़े नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया जाने लगा। नए नए गीत आने लगे और इस सब ने राष्ट्रवाद की प्रक्रिया को बहुत बढ़ावा दिया और ये प्रक्रिया बहुत देर तक चली। और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की यह भावना आसपास के देशों में भी पनपने लगी। भारत में राष्ट्रवाद का जन्म अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने वाले आंदोलन के चलते हुआ। लोग अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से परेशान हो चुके थे और औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करते हुए वे अपनी एकता की ताकत को पहचानने लगे थे। लेकिन सभी वर्गों और समूहों पर उपनिवेशवाद का एक जैसा असर नहीं हुआ था और इसलिए उनके लिए आजादी के मायने भी अलग अलग थे। ऐसे में महात्मा गांधी ने अलग अलग समूहों को साथ लाने का प्रयास किया और एक विशाल आंदोलन चलाया। लेकिन इसके बावजूद भी उन समूहों में कभी-कभी आपसी टकराव दिखाई देता था। बच्चों, इससे पहले भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा होगा। आज के अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का प्रयास किया गया, किस तरह उन्हें एक साथ लाने की कोशिश की गई और जिसके वजह से आज हमें आजादी मिल चुकी है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं पहला भाग, पहला विश्व युद्ध, असहयोग और खिलाफत। तो बच्चों पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। युद्ध के कारण अंग्रेजों की रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई और इसके लिए कई कर्जे लिए गए और इसकी भरपाई करने के लिए कर बढ़ा दिए गए। सीमा शुल्क भी बढ़ाया गया। सीमा शुल्क क्या होता है बच्चों? जैसे कोई चीज हमारे देश में आ रही है या बाहर जा रही है, इन आयात और निर्यात करने वाली चीजों पर लगाया गया कर सीमा शुल्क कहलाता है, जिसकी वजह से भारतीयों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों को उठानी पड़ी। आपको पता है बच्चों कि 1913 से लेकर 1918 तक चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई, लगभग दोगुनी हो गई थी। यही नहीं, उस समय लड़ाई के चलते गांव के जवानों को जबरन अंग्रेजी सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके अलावा 1920-21 के दौरान बहुत फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को खान पान में भी बहुत समस्या आ रही थी। यह क्या कम था कि उस समय एक और समस्या ने जन्म ले लिया। बच्चों, फ्लू की बीमारी फैल गई और 1921 की जनगणना के मुताबिक तकरीबन 120 से लेकर 130 लाख लोगों की मौत हो गई। लोगों को लगा कि युद्ध के बाद शायद मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी समय एक शख्स का आगमन हुआ जिसने संघर्ष का एक अनूठा तरीका अपनाया और वह तरीका था सत्याग्रह। बच्चों, आपने कई बार सत्याग्रह के बारे में सुना होगा और आपको ये भी पता होगा कि सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था।
सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है किसी सच या न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया शांतिपूर्वक आग्रह, यानी अपने सच्चे उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिना शारीरिक बल और आक्रामकता की भावना के अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए संघर्ष करना ही सत्याग्रह कहलाता है। और यही था महात्मा गांधी का हथियार। बच्चों, महात्मा गांधी पहले दक्षिण अफ्रीका में थे और 1915 में भारत लौटे थे। आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका में जब उन्होंने इंसानी भेदभाव देखा तो उन्होंने वहां की नस्लवादी सरकार को अपने सत्याग्रह आंदोलन से हिलाकर रख दिया और तभी महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराने का तरीका भी सोच लिया था। भारत में आने के बाद महात्मा गांधी ने कई जगह पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। सत्याग्रह को पहली बार 1917 में बिहार के चंपारण जिले में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित करने के लिए चलाया गया था। फिर 1917 में गांधी जी ने एक बार फिर गुजरात के खेड़ा जिले में यह आंदोलन चलाया। इस बार समस्या ये थी कि फसल खराब हो गई थी और महामारी भी फैल गई थी, जिसकी वजह से किसान कर नहीं चुका पा रहे थे। कर चुकाने में उन्हें ढील मिल सके, इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया। और जो तीसरा आंदोलन था बच्चों, वो आंदोलन 1918 में अहमदाबाद में सूती कपड़े के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के वेतन को बढ़वाने के लिए चलाया गया। ये तीनों ही आंदोलन काफी हद तक सफल हुए और फिर इसी सत्याग्रह को उन्होंने अपना हथियार बना लिया। तो बच्चों, आओ हम पढ़ते हैं राउल्ट एक्ट के बारे में। ये राउल्ट एक्ट क्या था? बच्चों, अंग्रेजों ने 1919 में एक कानून पास किया जिसमें उन्हें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने इसी अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ आवाज उठाई और मानवीय अधिकार के लिए अहिंसा यानी बिना लड़ाई झगड़े के रास्ते पर चलकर रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो बच्चों, आप जानना चाहोगे क्या हुआ इस आंदोलन में? लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया और सभी लोग हड़ताल पर चले गए। पंजाब के अमृतसर शहर के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। इसके साथ ही गांधी जी का दिल्ली में प्रवेश बंद कर दिया गया था और फिर एक बहुत ही दुखदाई घटना हुई जिसमें 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलियां चला दी, जिसके बाद बच्चों लोगों में गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन आदि पर हमला शुरू कर दिया। इन हमलों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ पास कर दिया। क्या आप जानते हैं बच्चों मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का सबसे उच्च पद का अधिकारी होता है, उसी के निर्देश का पालन करना पड़ता है और उस समय ये कमान जनरल डायर को सौंपी गई। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इसी से जुड़ी हुई एक और दर्दनाक घटना के बारे में। ये घटना भी अमृतसर में हुई थी और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या हुआ था जलियांवाले बाग में। बच्चों, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग बैसाखी का मेला देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये मैदान चारों ओर से बंद था और शहर से बाहर होने की वजह से वे लोग जान नहीं पाए थे कि मार्शल लॉ लागू हो चुका था, जिसके चलते जनरल डायर के आदेश पर उसके सिपाहियों ने मासूम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और सबसे ज्यादा बूढ़े, औरतें और बच्चे प्रभावित हुए थे। कई लोग वहां अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, पर वहां भी उनकी जान नहीं बच पाई। अंग्रेजों ने ये सब लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए किया था, ताकि भारतीय लोग दोबारा उनका विरोध ना कर सकें। पर लोगों ने उनके इस कदम के कारण सरकारी इमारतों पर
हमला शुरू कर दिया। और जब गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रह को नकारा जा रहा था, मतलब लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने ये सत्याग्रह वापस ले लिया। बच्चों, रावलट सत्याग्रह बहुत बड़ा था, लेकिन यह अभी कुछ ही शहरों तक सीमित था। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि वो इससे भी बड़ा आंदोलन करें, जिसमें हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ लाना जरूरी था। तभी कुछ मुस्लिम नेताओं ने गांधी जी के साथ बंबई में होने वाली शांति संधि के बारे में चर्चा शुरू कर दी, ताकि सब मिलकर एकजुट होकर खिलाफत के लिए आवाज उठा सके। तभी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बारे में सोचा। अब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। अगर हम उन्हें सहयोग देना बंद कर देंगे तो साल भर में ही हमारे देश में स्वराज स्थापित हो जाएगा। और इसी किताब के आधार पर ही उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का फैसला किया। इस आंदोलन में गांधी जी सभी भारतीय नागरिकों को इकट्ठा करना चाहते थे और सबसे पहले वो हिंदू मुसलमानों को एक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम नौजवान नेताओं मोहम्मद अली और शौकत अली की सहायता ली। इस आंदोलन के लिए मुस्लिम लोगों ने भी महात्मा गांधी जी का सहयोग किया और इसी कारण इस आंदोलन का नाम बदलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन रख दिया गया। अब इसमें खिलाफत शब्द क्यों जोड़ा गया? क्योंकि खलीफा उस समय इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे। अब बच्चों, 1921 में जब इस आंदोलन की शुरुआत की गई तो उस समय मोहम्मद अली और शौकत अली ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया। कई सामाजिक समूह भी इस आंदोलन से जुड़ गए, परंतु बच्चों, लोग अलग अलग जगह पर इस आंदोलन का अलग ही अर्थ निकाल रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इस आंदोलन की अलग अलग धाराओं के बारे में। इस आंदोलन की शहरों और गांवों में अलग अलग स्थिति थी। आओ पहले हम पढ़ते हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो शहरों में क्या हुआ। हजारों बच्चों ने सरकारी स्कूल जाना छोड़ दिया। स्कूलों में शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए। विदेशी सामान को खरीदना एवं प्रयोग करना बंद कर दिया। इसके साथ ही विदेशी कपड़ों को भी जला दिया गया। और बच्चों, ये सारी प्रतिक्रिया बहिष्कार की थी, मतलब असहयोग की, साथ ना देने की। यह आंदोलन काफी हद तक सफल हुआ, लेकिन कुछ समय बाद इसका असर धीमा पड़ने लगा। अब यह धीमा क्यों हो गया था? इसके कई कारण थे। पहला कारण था कि जो खादी कपड़ा था वो बहुत महंगा था और हर व्यक्ति खरीद नहीं सकता था। इसलिए लोगों ने विदेशी कपड़े खरीदना शुरू कर दिया। बच्चों के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। सरकारी स्कूल छोड़ने के बाद दूसरी जगह भी तो होनी चाहिए थी ना, ताकि बच्चे वहां जाकर पढ़ सकें। वो भी नहीं था। इसलिए बच्चों ने स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वकील भी अदालत में दोबारा दिखाई देने लगे थे। अब बच्चों, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां स्थिति कुछ और ही थी। आइए देखते हैं वहां क्या हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत में ज्यादातर लोग खेती करते थे और जो खेती करते थे उन्हें ब्रिटिश काल में बेगार नियम का पालन भी करना पड़ता था। इसका मतलब है बच्चों, बिना पैसे और मजदूरी दिए खेतों में काम करवाना। इन सब अत्याचारों को देखते हुए अवध के बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि बेगार व्यवस्था को खत्म किया जाए, लगान कम किया जाए, अत्याचारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अनेक आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का कुछ और ही मतलब निकाल लिया, क्योंकि वहां के स्थानीय नेता ने लोगों से कह दिया था
कि उनके लगान हटा दिए जाएंगे और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी, पर असल में गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था और इससे उनको ये समझ आ गया कि उनकी बात किसानों तक सही से पहुंची ही नहीं है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में गुदेम की पहाड़ियों की बात करते हैं, जहां पर 1920 के दशक में गुरिल्ला आंदोलन चला। इसमें बच्चों मुख्य भूमिका निभाने वाले जो थे वो थे सीताराम राजू। वह अपने आप को महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा मानते थे और काफी दिलचस्प इंसान थे। जब पहाड़ों पर बेगार नियम लागू किया गया और एक नए कानून के तहत जंगल में किसी भी काम से जाने पर रोक लगा दी गई तो लोग बहुत निराश हो गए। उस समय राजू ही लोगों को उपदेश देते थे और कहते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर ही स्वराज पाया जा सकता है। उनकी बातें सुनकर गुदेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए और ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश भी की। इसका परिणाम यह हुआ कि राजू को 1924 में फांसी दे दी गई। अब बच्चों आगे चलते हैं और देखते हैं बागानों में काम करने वाले मजदूर स्वराज के क्या मायने निकाल रहे थे। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत के वहां से बाहर नहीं जा सकते थे। वहां के मजदूरों ने स्वराज का मतलब आजादी समझा और वो अपनी मर्जी से बागानों से बाहर जाने लगे, परंतु रास्ते में रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल की वजह से वह सब फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बहुत पीटा। अब ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया। इसकी एक और वजह भी थी और वह थी चौरी चौरा में हिंसक टकराव। चौरी चौरा बच्चों एक जगह का नाम है जहां पर भड़की हुई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया था। इस तरह लोग स्वराज के अपने अपने मतलब निकाल रहे थे। यह देखते हुए गांधी जी ने एक फैसला लिया कि अब आंदोलन करने से पहले लोगों को आंदोलन के बारे में समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तरीका क्या होगा, किन इलाकों में आंदोलन करना है, यह सब बताया जाएगा, फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। बच्चों, जब 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर विरोध रोका गया तो शायद उन्हें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और इसके लिए उन्होंने प्रांत में होने वाले परिषद के चुनाव में भाग लेने का सोचा और इसी उद्देश्य से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया, यानी उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई। बच्चों, आप जानते हो मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उधर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जैसे युवा नेता जन आंदोलन की मदद से स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे और अब इस असहमति के माहौल में दो ऐसे कारक थे जिन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी और गांधी जी को एक और आंदोलन शुरू करना पड़ा। आइए देखते हैं वे कारक क्या थे। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और दूसरा कारक था साइमन कमीशन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आ गई और 1930 में तो और भी बुरा हाल हो गया था। और क्या हुआ बच्चों कि जो कृषि उत्पाद थे उनकी मांग भी कम हो गई और उनका निर्यात भी कम होने लगा। मतलब ये चीजें देश से बाहर बिकनी कम हो गई, जिसकी वजह से किसानों के लिए अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना कठिन हो गया। इसकी वजह से गरीबी बहुत बढ़ गई थी, पर सरकार ने कर वसूली में कोई कमी या ढील नहीं की थी। अब आइए पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। ब्रिटेन की सरकार ने राष्ट्रवाद के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए एक वैधानिक आयोग का गठन किया। वैधानिक आयोग क्या था बच्चों? सरल शब्दों में एक टीम तैयार की गई ताकि भारत के संवैधानिक ढांचे में सुधार लाया जा सके। पर इस आयोग में सारे लोग अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था
और इसलिए 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने इसका डटकर विरोध किया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। लाहौर में इसी विरोध में जुटे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मौत हो गई। यही कारण थे कि महात्मा गांधी ने फिर एक बार जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और यह आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बच्चों, सविनय अवज्ञा का क्या मतलब है? अवज्ञा मतलब कानून का पालन ना करना, और गांधी जी ने अब यही करने का फैसला किया। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन, जो उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, को चेतावनी दी और उनके सामने 11 मांगे रखी। उनमें से कुछ मांगे सामान्य थी और कुछ किसानों और उद्योगपतियों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, पर इरविन ने ये सारी मांगे पूरी करने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने उन्हें एक और पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, लेकिन इरविन नहीं झुके और इस तरह महात्मा गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने सब लोगों को एक करना चाहा और ऐसा करने के लिए उन्होंने नमक को चुना। अब बच्चों, उन्होंने नमक को ही क्यों चुना? क्योंकि नमक भोजन में प्रयोग होता था और इसे हर व्यक्ति प्रयोग करता था, चाहे वो अमीर था चाहे गरीब, और दोनों ही इसके लिए कर देते थे। अब नमक कानून के तहत नमक बनाने का काम सिर्फ सरकारी कंपनी ही कर सकती थी। इसलिए गांधी जी ने सबसे पहले इसी कानून को तोड़ने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। अब पढ़ते हैं थोड़ा दांडी यात्रा के बारे में। महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय लोगों के साथ यह पैदल यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। रास्ते में गांधी जी जहां भी रुकते, लोगों को स्वराज का अर्थ समझाते और उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से अंग्रेजों की बात न मानने के लिए कहते। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस तरह यह आंदोलन शुरू हो गया। फिर उस साल बहुत सारा नमक अवैध तरीके से बनाया गया, मतलब कानून को तोड़कर बनाया गया। इस आंदोलन के चलते किसी ने भी नमक का कर अदा नहीं किया। जब अंग्रेजों ने देखा कि ये आंदोलन धीरे धीरे सफल हो रहा है, तो उन्होंने इस आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया ताकि वे सफल ना हो पाएं। अप्रैल 1930 में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी साथी अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ गया और बहुत भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और अंग्रेजों पर हमला करने लगी। पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए। इसके 1 महीने बाद ही गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने पुलिस थानों, अदालतों और सरकारी भवनों पर हमला शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो भी शांतिपूर्वक आंदोलन में गांधी जी का साथ दे रहे थे, उन पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और तकरीबन 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों, इस स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक बार फिर यह आंदोलन वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौता किया, जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते के तहत गांधी जी ने जेल में डाले गए लोगों को रिहा करवा लिया, क्योंकि वो लोगों पर जुल्म नहीं होने देना चाहते थे। उसके बाद गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों, कांग्रेस पार्टी और उनके बीच एक सभा हो, ताकि कोई ना कोई नया तरीका निकाला जा सके। समझौते के आधार पर इरविन ने उनके पक्ष में बोलने के लिए महात्मा गांधी को वचन दिया था। इस समझौते के बाद लंदन में एक सम्मेलन रखा गया, जहां पर महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू गए, पर वहां इरविन ने उनके लिए कोई पक्ष नहीं रखा
जिसके कारण महात्मा गांधी को वापस आना पड़ा और उन्होंने फिर से अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। पर साल भर चलने के बाद 1934 तक आते आते आंदोलन धीमा पड़ गया था, क्योंकि लोगों ने भी गांधी जी का सहयोग करना बंद कर दिया था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको गांधी जी के आंदोलनों के बारे में काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो आओ अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पाठ का चौथा भाग, सामूहिक अपनेपन का भाव। अब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो चुकी थी। वे यह महसूस करने लगे थे कि वे एक ही राष्ट्र का हिस्सा हैं, और ये भावना पैदा हुई थी दो कारणों से। पहला कारण था संयुक्त संघर्ष और दूसरा कारण था सांस्कृतिक प्रक्रिया। संयुक्त संघर्ष यानी मिलकर संघर्ष करना। 19वीं 20वीं सदी में जितने भी आंदोलन हुए थे, उन सब में सभी समुदायों ने मिलकर भाग लिया, जिससे उनमें अपनापन आया और साथ ही उनमें अपने देश के लिए भाव पैदा हुए। अब हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक प्रक्रिया ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा की। उस समय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए नए नए गीत लिखे जाने लगे, बहुत सारे चिन्ह बनाए जाने लगे और बहुत सारी ऐसी चीजों का निर्माण होने लगा जो हमारे भारत की संस्कृति से जुड़ी थी, जो देश के अपनेपन का एहसास करवाती थी। जैसे बच्चों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने पहली बार भारत को भारत माता की छवि दी, जो ये दर्शाती थी कि भारत हमारी मातृभूमि है और उसकी स्वतंत्रता और सुरक्षा ही हमारा लक्ष्य है। जैसे हम अपने घर पर अपनी माता की सुरक्षा और आदर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भारत माँ का भी रखना है। उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत भी लिखा। इस गीत को बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान खूब गाया गया। यह गीत वंदे मातरम कविता से बनाया गया था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा बनाया गया, जिसे चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस झंडे में 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। इसमें 8 कमल के फूल भी लगाए गए थे, जो ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को दर्शाते थे, और एक अर्ध चंद्रमा भी था, जो हिंदू मुसलमानों की एकता को दर्शाता था। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का तिरंगा तैयार कर लिया था, जिसमें सफेद, हरा और लाल रंग था, और इस झंडे के बीच में गांधीवाद के प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जिसे बाद में अशोक चक्र का रूप दे दिया गया। इस झंडे का प्रयोग जुलूसों में किया जाने लगा, और बच्चों, इसी राष्ट्रवाद की भावना ने ही संघर्ष करते हुए लोगों को एक धागे से बांध दिया और अंत में उन्हें औपनिवेशिक शासकों से मुक्त करा दिया। इसके अलावा बच्चों, एक और साधन था जिसके द्वारा लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की गई। लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति गर्व पैदा करने के लिए भारत के इतिहास को दोबारा एक नए ढंग से प्रस्तुत किया जाने लगा। गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखा जाने लगा और लोगों को भारत की महानता और उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराया जाने लगा। तो बच्चों, ये था राष्ट्रवाद के पीछे का इतिहास। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब देखते हैं इसी के साथ जुड़े कुछ सवाल और साथ ही देखते हैं उनके जवाब। तो पहले बच्चों, आपके सामने कुछ वाक्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये वाक्य सही हैं या गलत। पहला वाक्य है, गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाना चाहते थे। ये सही है। दूसरा वाक्य है, लाला लाजपत राय की मौत गोली लगने से हुई थी। तो बच्चों, ये गलत है, क्योंकि उनकी मौत लाठी लगने की वजह से हुई थी, गोली लगने की वजह से नहीं। आओ अब देखते हैं तीसरा वाक्य। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया था। तो बच्चों, यह वाक्य भी सही है। चौथा वाक्य, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया। यह वाक्य भी सही है। अगला वाक्य है, पहला विश्व युद्ध 1918 में शुरू हुआ था।
यह वाक्य बच्चों गलत है, क्योंकि पहला विश्व युद्ध 1918 में नहीं बल्कि 1914 में शुरू हुआ था। बच्चों, दूसरे प्रश्न में आपको दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर के आगे निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, गांधी जी की पुस्तक का क्या नाम था? हिंद स्वराज या स्वराज्य? तो बच्चों इसका उत्तर है हिंद स्वराज। दूसरा प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या लगते थे? और आपके पास विकल्प हैं भाई, पिता। तो इसका उत्तर है पिता। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 या 15 अगस्त 1947? तो इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919। और अब चौथा सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के किस करीबी साथी को गिरफ्तार किया गया था? और आपके विकल्प हैं अब्दुल गफ्फार या शौकत अली। तो बच्चों इसका उत्तर है अब्दुल गफ्फार। पांचवें प्रश्न को देखते हैं, असहयोग आंदोलन में किन दो मुस्लिम नौजवान नेताओं ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? आपके पास विकल्प हैं अब्दुल अली मोहम्मद अली और मोहम्मद अली शौकत अली। तो बच्चों इसका उत्तर है मोहम्मद अली शौकत अली। और यह है आपका छठा सवाल, सविनय अवज्ञा का क्या अर्थ था? और विकल्प हैं कानून को ना मानना या शांतिपूर्वक ढंग से रहना। तो उत्तर है कानून को ना मानना। अब देखते हैं सातवां सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ लंदन में सभा के लिए कौन गया था? सीताराम राजू, सरोजनी नायडू। तो आपका उत्तर है सरोजनी नायडू। आठवां सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया था? और विकल्प हैं 1928 या 1930। तो आपका जवाब है 1928। अब आखिरी सवाल, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा तैयार किए झंडे में अर्धचंद्र क्या दर्शाता था? एकता या बलिदान? और बच्चों इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है एकता। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। देखने और समझने के लिए धन्यवाद।